नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मिथिलेश्वर जी की कहानी चल खुसरो अपने घर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए चल खुसरो अपने घर। बस पर चढ़ते हुए माँ के कांपते और अशक्त पैरों में जाने कहां से शक्ति आ गई थी। पिछले कुछ समय से वे बिना सहारे के चल नहीं पाती थीं, लेकिन रिक्शे से उतरकर स्वयं बस तक आईं और बिना अधिक सहारा दिए वे बस में चढ़ भी गईं। गांव जाने की आंतरिक खुशी ने जैसे उनके अंदर संतोषजनक आश्वस्ति भर दी थी। वे अतिरिक्त रूप से उत्साहित हो गई थीं। क्षण भर के लिए अपना रोग, दुख और वृद्ध अवस्था भी भूल गईं। उन्हें बस में चढ़ाने आए उनके पोते राजू ने उनके लिए सीट ले रखी थी। वे अपनी सीट तक पहुंचकर जा बैठीं। उन्हें अपने साथ गांव ले जाने वाली मुन्नरी दाई भी उनकी बगल में आ बैठी। राजू ने अपने पिता की तरह ही विदा के वक्त कहा, गांव में कोई कष्ट हो तो मुन्नरी के साथ आ जाइएगा दादी। इसी तरह उनके बेटे ने भी अपने क्वार्टर से उन्हें विदा करते हुए कहा था, वहां अधिक तकलीफ हो तो आ जाइएगा माँ। उसने मुन्नरी को भी हिदायत दी, माँ की देखभाल करना, इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो सीधे लेकर यहाँ आ जाना। लेकिन जिस तरह अपने बेटे को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, उसी तरह पोते को भी कोई जवाब नहीं दिया। वे जानती थी उनके बेटे और पोते के कथन स्वयं जवाब थे। फिर इस जवाब का वे क्या जवाब दें? बस खुल गई। मां ने इत्मीनान की सांस ली। उन्होंने अपना सामान सहेजा। मुन्नरी को भी सामान पर नजर रखने के लिए चौकस किया। फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। शहर की भीड़ और इमारतों को पीछे छोड़ती हुई बस आगे भागी जा रही थी। वे पूरे 15 सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। गांव के अपने उस पुश्तैनी घर की ओर जिसकी एक एक ईंट से वे परिचित थीं। उनके पति घर को विस्तार दे रहे थे तो वे कहती, अब घर को और बढ़ाना ठीक नहीं, रहने भर को हो गया, काफी है, कोई जरूरी नहीं कि लड़के यहीं रहेंगे। जहां नौकरी लगेगी वहां उन्हें जाना ही होगा। फिर बुढ़ापे में हमें भी तो बच्चों के साथ रहना है। इस पर जवाब में पति ने कहा, बच्चे चाहे जहां नौकरी करें, जिन शहरों में घर बसाएं, हमारा एक अपना घर तो होना ही चाहिए, जो हमारा बिल्कुल अपना हो, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार जीने का हमें पूरा अधिकार हो। तब पति की बात उन्हें नहीं जची थी। किसी दार्शनिक की तरह उनकी वह बात उन्हें दूर से आती जान पड़ी थी। लेकिन गुजरे समय के बीच तपकर उनकी वही बात अब उन्हें 16 आने सच लगने लगी। उनके पति कितने दूरदर्शी थे। अपने नौकरीशुदा बेटों के शहरिया घर सचमुच उनके लिए ताड़ की छांव साबित हुए। अंततः अपने घर की ओर ही उन्हें लौटना पड़ा, जो बिल्कुल उनका अपना था, जहां इत्मीनान और शांति से रहने का उन्हें पूरा हक था। अपने उस घर को छोड़कर बेटों के साथ शहर जाते हुए वे कितना रोई थीं। दुल्हन बनकर आने से विधवा होने तक के सच्चे संगी अपने उस आश्रय स्थल की कुंजी अपनी दाई के हाथ सौंपते हुए उनका अंतर हाहाकार कर उठा था। उन्होंने मुन्नरी से भर्राए गले से कहा था, दोनों जून इस घर में झाड़ू लगाना और संझा बत्ती दिखाना कभी मत भूलना। अपने उस घर की अगोरिया के लिए ही मुन्नरी के पास 1 बीघे खेत का अनाज हर साल छोड़ देने का वादा किया था तथा दालान की कोठरियों में उसके परिवार को रहने की इजाजत भी दे दी थी। मुन्नरी से अभी वे बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन बड़े बेटे रवि रंजन ने उनका ध्यान अलग कर दिया था। बस का समय हो गया है माँ, अब तनिक भी देर करने पर बस छूट जाएगी। पति की मृत्यु की सूचना पर दाह संस्कार के लिए गांव आए उनके दोनों बेटे अपनी नौकरी पर उन्हें शहर ले जा रहे थे। माँ को अकेले गांव पर कैसे छोड़ें? लोग क्या कहेंगे? लेकिन वे जानती थी, लोग लाज के भय से नहीं, अपनी जरूरत से वे उन्हें ले जा रहे थे।
नौकरी में आने के बाद माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शहरिया छोकरियों से उन्होंने ब्याह रचाया था। उस ब्याह के बाद से ही वे कटते गए थे। बीमार पिता की उपेक्षा में जब उन्हें लोक लाज का ख्याल नहीं रहा तो उनको लेकर क्या ख्याल। गांव के समाज के बीच तो उन्हें रहना था नहीं कि गांव की टीका टिप्पणियों का उन पर असर होता। कभी पर्व त्योहार या घटना दुर्घटना के वक्त गांव आने वाले व्यक्ति पर गांव की टीका टिप्पणियों का कैसा असर। लेकिन रवि रंजन की पत्नी मां बनने वाली थी, इसलिए उनका जाना जरूरी था। वे रवि रंजन, श्याम रंजन और उनकी बहुओं के साथ चल पड़ी थी। जाते हुए मुड़ मुड़कर उन्होंने 2-3 बार अपने घर को निहारा था। घर की वह अंतिम छवि उनके मन में आज तक यथावत बनी हुई थी। वह चाह रही थी कि बस जल्द से जल्द उनके गांव पहुंच जाए, ताकि उस छवि को वे फिर से यथार्थ में पा सकें। उद्वंत नगर बस ठहराव आने पर उन्हें स्मरण हो आया, यहाँ का खुरमा मशहूर होता है। पति के साथ कभी शहर आती तो इस बस ठहराव का खुरमा अवश्य खरीदती। उनका मन बच्चों की तरह मचल उठा। खिड़की से ही दुकानदार को बुलाकर उन्होंने कुछ खुरमा ले लिया। 2-1 टुकड़ा स्वयं खाने लगी तथा 1-2 मुंडरी को भी दे दिया। खुरमा खाने के बाद थर्मस का पानी पी वे राहत की सांस लेने लगी। बस में भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर पड़ाव पर उतरने वालों की अपेक्षा चढ़ने वालों की संख्या अधिक होती। भीड़ के बारे में पूछने पर उन्हें पता चला, लगन की वजह से भीड़ बढ़ी है। शादी ब्याह के सिलसिले में लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले वाली बस पर तो तिल धरने की जगह नहीं थी। ऊपर से नीचे तक लोग लदे थे। देखते देखते इस बस में भी भीड़ इतनी बढ़ गई कि मां एवं मुंडरी के पास भी लोग सटकर खड़े हो गए। वे भीड़ को देखकर घबराहट महसूस करने लगी। अधिक भीड़ भाड़ अब बर्दाश्त नहीं कर पाती। पति की मृत्यु के सदमे और गिरती उम्र ने उन्हें अंदर तक कमजोर बना दिया था। भीड़ की ओर देखना और अपने आसपास भीड़ महसूस करना जब उनके लिए असह्य होने लगा तो वे खिड़की से माथा टिका आंख मूंद बाहर की हवा में होने का अनुभव करने लगी। अपनी जरूरतों पर बेटे एक दूसरे के यहां से उन्हें ले जाते रहे। रवि रंजन के 3 बेटों एवं श्याम रंजन की 2 बेटियों की माएँ वही बन गईं। मेहरी के अभाव में घर के अधिकांश कार्यों की जिम्मेवारी उन्हीं पर थी। कोई जरूरत हो तो मां तो है ही, लेकिन इस बात को लेकर उनके मन में कभी कोई मलाल पैदा नहीं हुआ। यह तो उनका सुहाग भाग है। वे अपने वंश के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए कर रही हैं। इससे उपयुक्त उनकी सार्थकता और क्या हो सकती है। पर बच्चों के होशगार होते ही अपने प्रति अपने बेटा पतोहू के बदलते नजरिए ने उन्हें दुखी करना शुरू कर दिया। अब अपनी उपस्थिति से घर के बोझिल होते माहौल का स्पष्ट अनुभव वे करने लगी। घर के कमरे से उनका बिस्तरा आंगन के बरामदे में आ गया। उनका वह कमरा बच्चों का रीडिंग रूम बन गया। बाद में आंगन के बरामदे से भी स्टोर की कोठरी में उनकी जगह निर्धारित की गई। आंगन का बरामदा तो डाइनिंग टेबल के लिए बना था। घर के हर व्यक्ति एवं हर चीज की अपनी जगह निश्चित थी, लेकिन उनकी कोई निश्चित जगह नहीं। दोनों बेटों के यहाँ उनकी जगह बदलती रहती। घर में आए नए सामान या विस्तार लेती इच्छाओं के लिए उनकी जगह की ही कटौती की जाती। इस स्थिति में भी उन्होंने समझौता कर लिया। बेटों के क्वार्टर छोटे हैं, उनके लिए वे जहां जगह निकाल दें रह लेंगी। अब उन्हें अच्छी और अधिक जगह की क्या जरूरत। लेकिन जब उनकी देह थक गई, बुढ़ापे की बीमारियों ने आ दबोचा, अपनी सेवा की उन्हें जरूरत हुई तो अपने दोनों पुत्र परिवारों के लिए बोझ बन गईं। जो लड़के अपनी जरूरत पर उन्हें खुद ले जाते थे, वे अब अपने यहां उन्हें रखने से कन्नी काटने लगे। कौन करेगा सेवा, किसे फुर्सत, कौन यह परेशानी मोल ले। बेटी नीना से जब उनका दुख देखा नहीं गया तो वह अपने साथ उन्हें ले गई। नीना ने अपनी ओर से उनकी सेवा का पूरा प्रयास किया, पर नीना के पति के व्यवहार ने उन्हें वहां भी टिकने नहीं दिया। अपनी वजह से उन पति पत्नी की रोज होने वाली लड़ाई से वह अवगत थी। नीना को डांटते हुए उसके पति की बात भी वह सुन चुकी थी।
सब कुछ तो इस बुढ़िया ने अपने सपूतों को दे रखा है। इसके मरने के बाद भी इसकी जायदाद वही हड़पेंगे। इसके बावजूद बुढ़ापे में हमें पेरने आ गई है और अंततः उन्हें पुनः अपने उन सपूतों के यहाँ ही लौट आना पड़ा। पर बेटे भी स्वेच्छा से उन्हें रखने को कहाँ तैयार। पत्नी प्रेरित उनके बेटे यह चाहते कि वे उनके यहाँ न रहकर दूसरे भाई के यहाँ रहें। उनको रखने के सवाल पर ही आपसी विवाद के तहत एक ही शहर में रह रहे उनके बेटों ने पारी तय की कि एक एक माह उनके यहाँ रहेंगी। जिस दिन उनको रखने के लिए बेटों ने यह पारी तय की, उस दिन अंदर से एकदम टूट गईं। अपने पति को याद कर खूब रोईं। जिस दिन के लिए बेटों को पाला था, वह दिन आने पर वे इस तरह विमुख हो गए। इस स्थिति में दोनों बेटों के यहाँ न रहने और पुनः अपने गांव लौट आ जाने का अपना निर्णय भी उन्होंने सुनाया, लेकिन किसी ने उनके निर्णय पर कान नहीं दिया। इस हालत में उन्हें लेकर गांव छोड़ने कौन जाता? गांव पर किसके हवाले उन्हें सुपुर्द करता? पिताजी अकेले थे, उनके कोई भाई भतीजे भी तो नहीं। विवश लाचार वे उनके समझौते के अनुसार ही जीने लगी। वे लक्ष्य करती, एक ही महीने के अंदर उनके दोनों पुत्र परिवार उनसे ऊब जाते। जल्द से जल्द उनकी पारी खत्म हो और दूसरे की आ जाए, इसके लिए वे बेचैन रहते। शायद यह सोचकर ही उन्होंने 6-6 महीने की पारी न रख 1-1 महीने की रखी थी। इस 1-1 महीने की पारी से मां को और कष्ट था, लेकिन उनके कष्ट का बेटों के यहाँ कोई निदान नहीं। उनकी पारी आने पर तो वे आफत महसूस करते और पारी खत्म होने पर राहत। पारी अवधि में अधिक बोलने, काम न करने और पड़े पड़े परेशान करते रहने के लिए बहुएं उन्हें ताने और उलाहने देती रहती। उन्हें लगने लगा था अपने बेटों की सुखी गृहस्थी के बीच वे खलल हैं। उनके ऊपर एक अनचाहा बोझ, उनके नए कपड़ों पर भद्दा पैबंद। इस नारकीय स्थिति से निजात पाने के लिए वे अंदर ही अंदर बेचैन हो उठी थी। शायद उनकी आंतरिक बेचैनी की पुकार पर ही मुन्नरी अपने नादान पोते के इलाज के लिए शहर आई थी। उनके पास रहकर ही मुन्नरी ने पोते का इलाज कराया। एकांत में मुन्नरी से उन्होंने सारी व्यथा कह सुनाई। मुन्नरी का पति उनके यहाँ लंबे समय तक चरवाहा था और वह तो प्रारंभ से ही उनके घर की दाई थी। मालकिन की व्यथा सुन मुन्नरी रो उठी। उसके जीते जी मालकिन की यह हालत। आड़े वक्त मालकिन द्वारा दी गई सहायता उसके सामने आ गई। उसने जिम्मेदारी लेते हुए उनके पुत्रों से कहा, मालकिन के हम गांव ले जाइबो, इनका के कौनो तकलीफ न होवे देबे, जी भर के सेवा करिबो, आपन बात महतारी से भी अधिक समझबो। उनके बेटे सुनते ही तैयार हो गए। वे तो मन ही मन यह चाह रहे थे। मुन्नरी माध्यम और अवसर बन गई। उनकी जिम्मेवारी ले ली। बिल्ली के भाग से सिकहर टूट गया। उन्होंने मां के प्रति उपरिया श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा, मां को अच्छी तरह रखना मुन्नरी, इन्हें किसी बात की तकलीफ न होने देना। गांव जाने के लिए इनका मन काफी समय से बेचैन था। शायद गांव जाने पर इनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। वहां के शुद्ध हवा पानी का इन पर अच्छा असर होगा। मुन्नरी अपने पोते को बहू के साथ 2 दिन पहले ही भेज चुकी थी। आज उनको ले गांव चल पड़ी। मुन्नरी के साथ अपने बेटों के क्वार्टर से निकलते हुए मां ने प्रेम व आत्मीयता से मुन्नरी को निहारा। उनकी अनुभवी आंखों को यह पहचानते देर नहीं लगी कि उनके प्रति मुन्नरी के चेहरे पर स्नेह और सहानुभूति के सच्चे भाव उभर आए थे। दरमाहा की दाई ने दुर्दिन का साथ स्वीकार किया। उन्होंने भी मन ही मन तय कर लिया कि इस बार बेमांगा दरमाहा देंगी मुन्नरी को। अपने खर्चे से जो बचेगा सब उसे सौंप देंगी। अपने सपूतों के लिए बचाकर कुछ नहीं रखेंगी। अपने शिक्षक पति की पेंशन उन्हें मिलती ही है। खेतों का अनाज का निर्धारित हिस्सा भी आता है। एक पेट पर वे कितना खर्च करेंगी। खूब मजे से रहकर भी मुन्नरी के परिवार के लिए काफी बचा लेंगी। उसका परिवार तो उन्हें सिर आंखों पर बिठाए रहता है। तनिक अच्छा बोल देने और मौके बेमौके कुछ दे देने से ही वे कितने खुश हो उठते थे। अब तो उन्हें अपना परिवार बनाकर रहेंगी। दोबारा अपने सपूतों के घर नहीं लौटेंगी।
बस के चलते रहने और पड़ाव पर रुकते जाने का अनुमान मां आंख बंद किए ही करती जा रही थी। लेकिन 3-4 पड़ावों के बाद जब एक जगह बस बीच में ही रुक गई और लोगों का शोरगुल सुनाई देने लगा तो उनकी आंख खुल गई। देखा, उनकी बस से आगे जहां तक दृष्टि जाती थी सवारियों का जमघट लगा था। बस से नीचे उतर लोग सड़क के किनारे जमा होते जा रहे थे तथा हैरत और दहशताने अंदाज में एक दूसरे से कुछ कह सुन रहे थे। उनकी बस के अधिकांश यात्री भी सड़क जाम का कारण जानने के लिए तेजी से नीचे उतरने लगे। मुन्नरी ने तत्क्षण जानकारी लेकर उन्हें बताया कि आगे सड़क पर 2-3 लाशें पड़ी हैं। लाशों के पास खड़े लोगों ने सड़क को जाम कर रखा है। तो क्या किसी सवारी से कुचली लाशें हैं? ऐसा कैसे हुआ? कब हुआ? किस गाड़ी ने किया? क्या ड्राइवर पिए हुए था? मां के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उठने लगीं, लेकिन सड़क पर खड़े एक व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर उनकी जिज्ञासाएं आश्चर्य में बदल गईं। यथार्थ कुछ और ही था। मामला सड़क दुर्घटना का नहीं, बगल के गांव में 2 वर्गों में हुए खूनी संघर्ष में मारे गए लोगों की लाशें सड़क पर बिछाकर यातायात अवरुद्ध किया गया था। मंत्रियों एवं अधिकारियों के घटना स्थल पर पहुंचने और फैसला होने तक वे सड़क जाम तोड़ने वाले नहीं। मां को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि विरोध प्रदर्शन का यह कैसा तरीका है। निर्दोष यात्रियों को रोकने और बेगुनाह वाहनों को परेशान करने से उन्हें क्या फायदा? उन्होंने कई लोगों से पूछा भी। झल्लाए हुए लोगों में से कुछ ने तो उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन्हें समझाया, माताजी, पहले की तरह कायदे से जीवन की डगर पर चलने में अब किसी को विश्वास नहीं रहा। उन्हें उस व्यक्ति की बात बिल्कुल सही लगी। लाखों लोगों का नुकसान हो जाए और अपना हित सध जाए, लोगों का उद्देश्य बस यही बनता गया है। उनके खुद के बेटों ने ही जीवन की डगर पर कायदे का पालन कहां किया। बीतते समय के अनुसार लोगों की झल्लाहट और बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। कईयों के साथ नादान बच्चे और मरीज थे। कईयों का अपने गंतव्य तक समय से पहुंचना जरूरी था, लेकिन जाम टूटने की खींच भरी प्रतीक्षा के सिवाय कोई विकल्प भी तो नहीं। समय व्यतीत करने के लिए खैनी बीड़ी, खाने पीने तथा 4-5 टुकड़ियों में बंटकर लोगों ने गप्पे लड़ाने का कार्य भी शुरू कर दिया। कुछ लोग तो सड़क के किनारे वृक्षों के नीचे अंगोछा बिछाकर लेट गए। नौजवान लोग इधर उधर ताश की पत्तियां फेंटने लगे। मां का कमजोर हृदय पुनः घबराने लगा तथा उनके पांव पिराने लगे। इस अवस्था में देर तक उनसे नहीं बैठा जाता, वह भी बस की सख्त और छोटी सी सीट पर तथा सीधा तन कर। इसके साथ ही बच्चों की तरह उनका मन इस चिंता से भी अधीर होता जा रहा था कि अब क्या होगा, कब पहुंचेंगी अपने घर। उनकी योजना दिन में ही अपने घर पहुंचने की थी, ताकि अपने घर को वे नजर भर देख सकें और टोला पड़ोस के लोगों से मिल सकें। लेकिन दुर्भाग्य ने उन्हें मार्ग के बीच में ही अटका दिया। मुन्नरी ने उनकी परेशानी भांपकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। आप फिक्र नहीं करो मलकिन, हम जो तोहरे साथ हों। गाड़ी जबे खुलबो तबे चलबो, एहमे चिंता काहे। खाना हमरे पास हइये है। घर से चलते हुए मां के संकेत पर सत्तू की मकुनी और पटल की भुजिया बनाकर ले लिया था मुन्नरी ने। बहुएं स्वयं बनाकर नहीं देती अगर मुन्नरी ने न बनाया होता। गांव कब पहुंचेंगी, खाना कब बनेगा, यह सोचकर ही मां ने रास्ते के खाने का इंतजाम कर लिया था। मां के पिराते पैरों और आराम की इच्छा के लिए यह संयोग ही साबित हुआ कि बस प्रायः खाली हो गई थी। अधिकांश यात्री नीचे उतरकर हवा खाने और समय व्यतीत करने लगे थे। मुन्नरी ने एक लंबी सीट देख उस पर मां को लिटा दिया। आपन हाथ पांव सीधा करी लो मलकिन। तकिए के रूप में एक गठरी मां के माथे के नीचे बढ़ा दी तथा स्वयं मां के पैताने बैठ उनके पांव टिपने लगी। मां ने अपनी आंखें पुनः बंद कर लीं। ताकते और जागते रहने से तो उनकी घबराहट और बेचैनी और बढ़ जाती थी। इस बुढ़ापे में बच्चों और शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद कर समस्याओं से बचने की नादान कोशिश की वे शिकार होती जा रही थीं। हालांकि बंद पलकों के भीतर भी
उन्हें शांति कहाँ। तब तो अंदर का जख्म और रिसने लगता। उनके जीवन का एक बड़ा भाग व्यतीत हो चुका था। सुख दुख, उतार चढ़ाव और हानि लाभ की असंख्य घटनाएं उनके उस व्यतीत जीवन में घट चुकी थी, पर चाहते हुए भी सबको वे याद नहीं रख पाईं। समय की रेत में वे अनाम ढंग से गुम होती गईं। सब कुछ याद नहीं रख पाता आदमी, लेकिन अपने बहु बेटों के कटु वचन और बेधक बोल वे कभी नहीं भूल सकीं। वे बोल सदैव उनके मन को सालते और मथते रहे। उन्होंने भरसक कोशिश की कि उन बातों को वे याद न रख सकें। किसी और के नहीं, उनके खुद के बहु बेटों ने ही तो कहे हैं, पर चाहते हुए भी वे ऐसा नहीं कर सकीं। शायद कटु वचनों की चुभन से आदमी मुक्त नहीं हो पाता। सोते जागते, उठते बैठते, हर वक्त वे कड़वे बोल अपनी टीस के साथ उनके अंदर अपनी मौजूदगी बनाए रहे। बुढ़ापे और बीमारियों की मार ने जब गृह कार्य के लिए उन्हें असमर्थ बना दिया, तो उनकी दुनिया अपने कमरे के इर्द गिर्द ही सिमटती चली गई। तब एकाकीपन उन्हें काटने दौड़ता। वे चाहती कि रवि रंजन के जिन बच्चों की उन्होंने परवरिश की है, वे उनके पास भी रहें। रवि रंजन की पत्नी भी बीच बीच में आकर उनकी खोज खबर ले ले। ऑफिस से आते जाते रवि रंजन भी उनका कुशल समाचार पूछ जाया करे। पर जब किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, तो एक दिन उन्होंने रवि रंजन से शिकायत की, मैं कोई भूत प्रेत नहीं कि इस तरह अकेले पड़ी रहूं। मेरे पास कुछ देर तक भी रहने और बैठने का समय किसी को नहीं। मुझे किस चीज की जरूरत है, इसका भी किसी को ख्याल नहीं। जवाब में रवि रंजन की पत्नी ने अपने पति को ऐसा उल्टा सीधा पढ़ाया कि वह मां पर ही बिगड़ उठा। आराम से रहते रहते आपका दिमाग खराब होता जा रहा है मां। सारी दुनिया चाहती है कि उसे आराम से रहने को मिले, बना बनाया खाना मिले, कोई जिम्मेवारी न हो। लेकिन आपकी समस्या विचित्र है। अब आपके मनोरंजन के लिए मैं किसे तैनात करूं? मैं आपसे ही पूछता हूं, किसके पास इतना समय है? बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दूं या स्वयं नौकरी छोड़ दूं? अकेले पत्नी को तो दिन भर खटने से ही फुर्सत नहीं। आपके बढ़ गए काम भी तो उसी के जिम्मे हैं। उसके बाद फिर कभी अकेलेपन का जिक्र नहीं किया उन्होंने। रवि रंजन के वे तीखे शब्द सदैव गूंजते रहे उनके कानों में। न चाहते हुए भी उन्हें अकेलेपन से समझौता करना पड़ा। लेकिन फिर दूसरी चुभन, उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि सुबह के समय वे स्नान आदि कर लें और समय से उन्हें खाना मिल जाया करे। उन्हें ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभार उनकी रुचि पूछकर बहू उनकी पसंद की चीजें भी बना दिया करे। बुढ़ापे में इच्छित चीजें खाने की चाह प्रबल हो जाती है, पर उनकी उपस्थिति से तो ऐसे ही जली कुढ़ी बहू इस बार स्वयं आग बबूला हो उठी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने और इनके दफ्तर जाने की तैयारी छोड़ मैं आप में लग जाऊं, यही चाहती हैं आप? आप जैसा स्वार्थी मैंने कहीं नहीं देखा। आपको जितना भी करो फिर भी आपको संतोष नहीं। जब शरीर से कुछ होने वाला नहीं तो रोज नहाने की क्या जरूरत? अब किस किस की रुचि का मैं खाना बनाऊं? हर घर में तो पति और बच्चों की रुचि के खाने बनते हैं। जिसे अपने से कुछ होने वाला नहीं, उसे दूसरों को परेशान करने का कोई हक नहीं। बहू के इस मर्म वेधी प्रहार के बाद दोबारा कुछ भी कहने का उनका हिवायत जाता रहा। असमय में प्राप्त ठंडा, बासी और अरुचिकर खाना खाती रहीं। बहू की इच्छा पर सप्ताह में 1 या 2 बार कपड़े बदलती रहीं। उनकी इच्छा होती कि वे स्वयं अपने कपड़े साफ कर लें, इसके लिए बहू पर निर्भर न रहें। उन्होंने ऐसी कोशिश भी की, लेकिन सख्त चापाकल चलाकर पानी निकालने और मजबूती से कपड़े खींचने की उनकी शक्ति जाती रही थी। कष्ट और अकेलेपन से ऊबकर मां ने अपनी हमउम्र एक पड़ोसिन से दोस्ती गांठ ली। अपना दुख दर्द उसे सुनाकर हल्का होने का माध्यम वे पा गईं। लेकिन जाने कैसे उनकी बातें बहू के कानों तक पहुंच गईं। फिर उसने उनके बेटे के ऐसे कान भरे कि प्रतिक्रिया में खौलता रवि रंजन उनके सामने आ गया। मैं ऐसी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता मां। आपके चलते तो हम ऐसे ही परेशान हैं। टोले मोहल्ले में कुचरई कर हमें और परेशान न करें। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। उन्होंने सफाई देनी चाहिए।
लेकिन रवि रंजन उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था। यह गांव नहीं है माँ, शहर है शहर। यहाँ गांव की तरह कहा सुनी नहीं चलती। कौन क्या है कोई किसी की था नहीं जानता। मैं आगाह करे देता हूँ कि आइंदा से टोले मोहल्ले की किसी बुढ़िया से आपको मेलजोल नहीं रखना। पर कटे पक्षी और सलाखों के बीच घिरे कैदी की भांति वह छटपटा कर रह गईं। मारेंगे भी और चू नहीं करने देंगे। घुट घुट कर मरो, लेकिन टोले मोहल्ले के लोग जानने ना पाएं। श्याम रंजन के यहाँ भी कमोवेश यही स्थितियां, कुछ मामलों में तो इससे भी बढ़ चढ़कर। उनको लेकर दोनों बहुएं एक मत थीं कि वर्ष में 6 माह मुसीबत और परेशानी बन वे उनके गले आ लटकती हैं। श्याम रंजन ने तो खींचकर यहां तक कह दिया, अपनी पारी में आप पैर कर रख देती हैं, परिवार का सारा सुख चैन खत्म हो जाता है। हमारे परिवार के अनुकूल रहना हो तो चुपचाप रहा करें, अधिक उत्पात मचाना हो तो भैया के यहां ही रहें। अचानक लोगों के बीच पैदा हुई अफरा तफरी और उत्साहजनक जयकारियों से मां की आंख पुनः खुल गई। लोग तेजी से बस में चढ़ने और अपनी सीट पर बैठने लगे थे। सड़क का जाम टूट गया था। मुनरी के सहारे मां भी अपनी सीट तक चली आईं। पता चला डीएम एवं एसपी के तत्क्षण आगमन, हत्यारों को कड़ी सजा देने के आश्वासन और मृतक परिवारों के नाम मुआवजे की राशि की घोषणा के बाद पथ अवरोधकों ने सड़क को जाम मुक्त किया। जैसे हो बस खुल गई। मां की जान में जान आई। वे मन ही मन ईश्वर को गुहारने लगीं कि बीच में फिर कोई अवरोध उत्पन्न न हो। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, शाम घिरने लगी थी। अगर मुद्दइयों ने सड़क का मार्ग इस तरह बाधित नहीं किया होता तो अब तक वे कभी का अपने घर पहुंच गई होती। ड्राइवर ने रफ्तार तेज कर दी थी। विलंब की क्षतिपूर्ति तो वह नहीं कर सकता था, लेकिन अपने गंतव्य तक अब शीघ्र पहुंच जाना चाहता था। इस बीच अंधेरा भी चुपके से आ पसरा था। बस के भीतर की बत्तियां जल उठी थीं। बाहर का दृश्य अब मां की आंखों से ओझल हो गया था। बस आगे जा रही है कि पीछे? कहां तक बस पहुंची है? उनके गांव का बस पड़ाव कब आएगा? अंधेरे में मां को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंधेरा घिरते ही माँ बाप के साथ यात्रा कर रहे बच्चों की भांति उनका ध्यान मुनरी पर आ टिका। निश्चित स्थान आने पर उनका हाथ पकड़कर मुनरी स्वयं उतार लेगी। पिछले कुछ समय से वे अनुभव कर रही थी, बुढ़ापे में बचपन की तरह आश्रय एवं अवलंब की चाह उनके अंदर पैदा हो गई थी। आकांक्षाएं और रुचियां भी बच्चों की तरह आतुरता भरी हो गई थी। जब मुनरी ने कहा, आपन गांव आ गए हो मालकिन, तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। उनकी सारी थकान जैसे खत्म हो गई। फिर जाने कहां की शक्ति उनके अंदर आ समाई। बिना मुनरी का सहारा लिए वे स्वयं बस से नीचे उतर आईं। पीछे से मुनरी भी सामान ले आई। अपने गांव की जमीन पर पैर रखते ही मां का अवसाद भरा मन ताजगी से भर गया। वे हुलसित पुलकित हो उठी। शायद अपनी जमीन के स्पर्श का प्रभाव था। वे आंखें फाड़ फाड़ कर सारे परिचित स्थलों को देखने लगीं। अंधकार में सब कुछ उन्हें दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा था उसे पहचान कर सुखद अनुभूति उन्हें हो रही थी। अपना भारी सामान नंदू साव की चाय की दुकान पर छोड़ मुनरी के साथ मां अपने घर की ओर चल पड़ी। अपने गांव के इस बस ठहराव से उनका घर नजदीक ही था। नंदू की दुकान के पीछे 6-7 घरों के बाद ही उनका घर। वे लंबे लंबे डग भरते हुए अपने घर की ओर बढ़ चलीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे गांव की चिरपरिचित गलियों और टोला पड़ोस के मकान सजीव हो आए हों और उनसे पूछ रहे हों, अब तक कहां थी आप? मां की बाह पकड़कर साथ चल रही मुनरी को भी आश्चर्य हो रहा था कि इतनी तेज कैसे चलने लगी हैं मालकिन। अपने घर के पास पहुंचने पर तो किसी बिछुड़े प्रियजन से मिलन की भांति मां की आंखों से झरझर आंसू बरसने लगे। क्षण भर के लिए अपने घर को वे अपलक निहारती रहीं। अंधकार में भी उसका बाह्य कलेवर उन्हें दिख रहा था। उनकी इच्छा हो रही थी कि अपने इस बिछुड़े घर को अपनी बाहों में कसकर बांध लें। अपने इस घर से बिछुड़कर कितना दुख पाया उन्होंने। मुनरी का परिवार उनके दरवाजे पर ही रहता था।
दरवाजे के पास पति ने दालान के रूप में 2 कोठरियां बनवा रखी थीं, एक बैठक के लिए तथा दूसरी मवेशियों को रखने के लिए। बेटों के साथ शहर जाते हुए मां ने दालान की इन्हीं कोठरियों में मुन्नरी के परिवार को बसा दिया, ताकि नजदीक रहकर वे उनके घर की अच्छी तरह देखभाल कर सकें। दालान के सामने चौकी पर बैठे मुन्नरी के पति जगत्तर की नजर जैसे ही मां पर पड़ी, वह खुशी से उछल सा गया। पाए लागो मलकिन, राह तकते तकते तो आंखें पथरा गईं। काहे इतना देर कैलो मलकिन? दालान पर जल रही डिबरी की रोशनी में मां को जगत्तर साफ साफ नजर आ रहा था, जो असमय ही बूढ़ा हो गया था। उसके माथे के बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे, आगे के प्रायः सभी दांत टूट चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था। वे जब दुल्हन बनकर आई थी तो बच्चा था जगत्तर। उनके सामने इसका शादी ब्याह हुआ। गरीबी और अभाव ने उसे असमय ही इस रूप में पहुंचा दिया था। उन्होंने बस के विलंब का कारण जगत्तर को बताया तथा नंदू की दुकान से अपना सामान ले आने को कहा। उनके आगमन से जगत्तर बेहद उत्साहित हो गया था। होश संभालने के बाद से वह उनके यहाँ ही चरवाहा रहता आया था, उनके अन्न पानी पर ही पला था। उसने फुर्ती से उनके मकान का ताला खोल निकसार में बिछी चौकी अपने अंगोछे से पोंछ उन्हें बैठाया। अपने मकान के प्रवेश द्वार वाले इसी कमरे में बैठकर वे गांव के लोगों से मिलती जुलती थीं। अपनी पूर्व परिचित जगह पर बैठ उन्होंने आंतरिक सुख का अनुभव किया, जैसे रास्ते की सारी थकान मिट गई हो। उन्हें बैठाकर जगत्तर एक उड़ान में नंदू की दुकान से उनका सारा सामान ले आया। इधर मुन्नरी के आदेश पर उसकी बहुत तत्क्षण कठौते में पानी लेकर आ गई और मां के पांव धोने लगी। मां की आंखों में फिर आंसू आ गए। काश उनकी बहुओं ने एक दिन के लिए भी उन्हें यह सम्मान दिया होता। अपने इस घर को छोड़कर उन्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए था। यह उनके पति की विरासत है, यह उनका अपना घर, यहाँ की वे स्वामिनी हैं। दादी, का खइबो? दाल भात बना देऊं कि साग रोटी? मुन्नरी की बहू ने पूछा। यह मुन्नरी की वही बहू थी जो अपने बेटे के इलाज के लिए मुन्नरी के साथ शहर गई थी। मां ने उसे प्यार से समझा दिया, मेरे लिए कुछ भी मत बनाओ। रास्ते के लिए साथ लाई मकुनी भुजिया अभी ज्यों की त्यों है, उसी में से थोड़ा खा लूंगी। थकान में मुझसे अधिक खाया नहीं जाता। अब पहले की तरह पचता भी नहीं। हालांकि जगत्तर ने भी निवेदन किया, अभी कौनो कुबेर नहीं भयो मलकिन, अभी तो सांझे भई हो। रचिका भी संकोच न करब, पलक झपकते बन जइबो गरम खाए। पर जगत्तर को भी उन्होंने मना कर दिया। एक मकुनी और थोड़ी सी भुजिया अपने लिए रख शेष जगत्तर के परिवार को ही दे दिया। निकसार की चौकी पर बैठ वे मकुनी खाने लगी और पास ही जमीन पर बैठकर जगत्तर उन्हें बताने लगा, जब से पतोहिया बताई से कि आप आई रही हो, तब से सौंसे गांव आपसे भेंटे खातिर घर कोड़ी देलो है। आज बेर गिरे तक मेहरारून के जमघट यहाँ लाग रहे हो। राधा चरण वो तो अपना को राह ताकी है, अभी गए लो। भिनसारे सब पहुंची हो, कल अपुन से भेंटे खातिर भीरी लग गयो। आपने केहू का अनभल नहीं तक्यो, सबका हित कियो, सब आपको याद करत हो। जगत्तर की बात ने मां को फिर रुलाना शुरू कर दिया। न जाने क्यों अब बात बात पर आंसू आ जाते हैं। यहाँ की उनकी दुनिया कितनी अपनी है, कितनी प्यारी, कितनी स्वतंत्र। कहीं कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। यह उनके पूर्व जन्म के किसी पाप का ही फल था कि अपनी इस चहेती दुनिया को छोड़ बेटों की काल कोठरी में उन्हें जाना पड़ा। उनका मन अपने टोला पड़ोस की महिलाओं से मिलने के लिए अंदर ही अंदर मचल उठा। राधाचरण बो का नाम सुन तो उनके मन में ऐसा हिलोर उठा कि अभी दौड़कर राधाचरण बो के घर पहुंच जाएं और उन्हें अकवारी में बांध लें। वे दोनों एक ही दिन इस गांव में दुल्हन बनकर आई थीं और एक ही दिन मां बनी थीं। दोनों ने एक दूसरे को ऐसा स्वीकारा था कि जो बात अपने पति से भी नहीं कहती, एक दूसरे से बतिया लेती। उनके पतियों में भी दांत काटी दोस्ती थी। लेकिन रात हो गई जान चाहते हुए भी वे राधाचरण बो के यहाँ नहीं जा सकी।
सुबह जी भरकर बतियाएंगी। अब राधा बहनिया से कभी दूर नहीं जाएंगी। अपनों का बिछावन कौना घर में लगा दो मलकिन। जगत्तर के यह पूछने पर उन्होंने चट जवाब दिया, कोनासिल वाले मेरे घर में। कोनासिल वाला वह कमरा उनका प्यारा कमरा था। उसी कमरे में वे रहती थीं। जब वे दुल्हन बनकर आई थी, यह मकान बन रहा था। वही एक कमरा साबुत था। उस कमरे में रहकर ही अपने पति के साथ उन्होंने पूरा घर बनवाया। घर पूरी तरह बन जाने के बाद भी अपने लिए उन्होंने वही कमरा रखा। वह उनका सगुनवती कमरा था, बिल्कुल अपना। जगत्तर और मुनरो भी यह बात जानते थे। सिर्फ उनके मुंह से सुनने के लिए ही जगत्तर ने पूछा था। निकसार को लांग मां आंगन में आ गई। बड़ा सा उनका आंगन था। आंगन चारों ओर से बरामदों में घिरा था। बरामदों के भीतर ही सभी कमरों के दरवाजे खुलते थे। उनका कोनासिल वाला वह कमरा पूरब के कोने पर था। एक क्षण तक आंगन में खड़ी होकर वह पूरे घर का मुआयना करती रही। घर भी जैसे उन्हें पाकर आंखें फाड़े निहारता रहा। दीवारों से झड़ते पलस्तर तथा फीके पड़ गए रंग उन्हें अंदर तक कचोट गए। उन्हें लगा जैसे उनका घर उन्हें उलाहना दे रहा हो कि जब छोड़ना ही था तो इतने नेह से क्यों बनवाया। घर के अंदर पसरे सन्नाटे और फैली उदासी से यह कहावत उन्हें चरितार्थ लगने लगी थी कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। उनके अंदर से फिर रुलाई फूटने लगी, लेकिन अपनी रुलाई को जबरन रोकते हुए वे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। दीवारों को फिर ठीक करा लेंगी, घर को फिर आबाद करेंगी। अब इस घर से कभी विलग नहीं होंगी। पर अपने कमरे में पहुंच पलंग पर बैठते ही उनकी वह रुकी हुई रुलाई बरबस फूट पड़ी। जैसे वह कमरा कमरा न हो, उनका बिछड़ा चिर सहचर हो, जिससे लंबी जुदाई के बाद मिलते ही दर्द का सैलाब स्वतः उबल पड़ा हो। वह देर तक रोती रहीं। उनकी निगाहें कमरे में टंगी पति की तस्वीर पर जमी रही, जैसे वे जीवित हों और उनके पास वे फिर आ गई हों। लालटेन की रोशनी में अपने उस कमरे को वे स्नेह से निहार रही थीं। सचमुच उनका कमरा तनिक भी नहीं बदला था। वे जिस रूप में छोड़कर गई थीं, बिल्कुल उसी रूप में था। वही अलमारियां, वही दिराखे, वही छत, वैसी ही खिड़की, वैसा ही रोशनदान, वैसा ही फर्श। मुनरी के परिवार ने झाड़ बुहार में कोई कमी नहीं की थी। हाँ, दीवारों पर गुजर चुके वक्त की बदरंग छाइयां जगह जगह उभर आई थी। रो धोकर सहज होने के बाद अपने पलंग पर वे आराम से लेट गईं। अपने इस प्रिय कमरे में पुनः पूर्वों की भांति अपने को पा इत्मीनान और शांति का अनुभव करने लगी। अब कोई उन्हें यहां से नहीं हटा सकता, उनकी यह जगह नहीं बदल सकता। अपने इस आश्रय को छोड़कर ही वे अपनी पत गंवाती रही थी। अपने इस कमरे को फिर चमका देंगी। अपने इस सच्चे संगी साथी से अब कभी नहीं बिछड़ेंगी। मां सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद थी कि न खुलकर आ रही थी और न जा रही थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि रास्ते की थकान की वजह से ऐसा हो रहा था या घर की यादों ने उन्हें विचलित कर दिया है। जहां एक और थकान से वे अपने को बोझिल और त्रस्त महसूस कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर टुकड़ों टुकड़ों में बटी घर की यादें जाने अनजाने उन्हें अपनी गिरफ्त में कसती जा रही थीं। मुंदी अधमुंदी पलकों में वे सपने देख रही हैं या सच के बीच पहुंच गई हैं, इसे समझ भी नहीं पा रही थीं। सुहाग रात के दिन इसी पलंग पर वे घूंघट काढ़े बैठी हैं। पति को आया जान पलंग से उतरने लगी हैं। पति ने उन्हें पकड़कर साथ बैठा लिया है। घूंघट उठाकर उनका मुखड़ा निरखा है। उनके रूप की दमक से पति की आंखें चमक उठी हैं। उन्होंने भी कनखियों से पति को निहारा है। पति का वह रूप सदा के लिए उनके उर में बस गया है। पति ने भंडार की कुंजी उन्हें सौंपते हुए कहा है, अब इस घर की और मेरे जीवन की स्वामिनी तुम ही हो। मां गुजर चुकी हैं। वृद्ध पिता कुछ करने लायक नहीं। मुझे कस्बे के स्कूल से ही फुर्सत नहीं। अब इस घर को चलाओ या डुबाओ, पूरा स्वामित्व तुम्ही पर। पति ने न सिर्फ कहा बल्कि जीवन पर्यंत इसे निभाया भी। वही हुआ जो उन्होंने चाहा।
मरने से पूर्व पति ने यह घर भी उन्हीं के नाम कर दिया। इस घर पर उनका स्वामित्व यथावत बना हुआ है। इसी पलंग पर वह मां बनी है। पहली प्रसूति हुई है। पैदा हुआ है रवि रंजन। दरवाजे के बाहर सोहर गाए जा रहे हैं। पति की खुशी की सीमा नहीं। अंधो बधाव बज रहे हैं। रिश्ते नाते के लोग जुटाए हैं। छठी के दिन पियरी पहन अपने पुत्र को गोद में ले पलंग पर बैठी सब कुछ देख रही हैं। रवि रंजन की छठी में पूरे गांव को सबहर खिलाया है पति ने। समूचे गांव में उनके बेटे की छठी की चर्चा है। वे 3 बच्चों की मां बन गई हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों पति पत्नी अपने भाग्य पर इठला रहे हैं। खुशियों से उनका घर भर गया है। बच्चों की किलकारियों और धमा चौकड़ी से उनके घर की बगिया महक महक उठी है। अपने बच्चों को पढ़ाने में दोनों पति पत्नी जी जान से भिड़ गए हैं। अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बड़ा आदमी बनाना है, ऐसा जिस पर वे खुद गर्व कर सकें। अपने कमरे में पढ़ रहे रवि रंजन और श्याम रंजन किसी बात पर एक दूसरे से उलझ गए हैं। नीना ने चिल्लाकर उन्हें बुलाया है। उनके पहुंचने तक दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। वे डांट कर उन्हें अलग करती हैं, तकरार का विषय जान अपना फैसला सुनाती हैं, फिर कभी आपस में न लड़ने के वादे कराती हैं। लड़ने वाले को साथ नहीं सुलाने और नहीं बोलने की धमकी देती हैं। दूध पीने का समय हो गया है। दूध पीने के नाम पर उनके दोनों लाल फिर भागने लगे हैं। उनकी भोली रानी बिटिया ने दूध पी लिया है। कहानी सुनाने के बहाने उन्होंने अपने दोनों लाल को पास बुलाया है। तोता मैना और परी बेताल की कहानियां सुनते हुए उनके लाल उनके बस में आ गए हैं। अवसर अनुकूल जान वे चट उन्हें दूध पिलाने लगी हैं। नीना की शादी लगी है। हल्दी उपटन लगाए अपनी सहेलियों के बीच घिरी वह कमरे में बैठी है। सगुन के गीत गाए जा रहे हैं। रिश्ते नाते के लोगों से पूरा घर भरा है। उन्हें तो जैसे पंख लग गए हैं। किसी आगंतुक को कष्ट ना हो, कोई रस्म छूटने ना पाए। वे कभी भंडार में होती हैं तो कभी आंगन में तो कभी दरवाजे पर। किसी भी जरूरत पर वे वहां हाजिर। नीना की विदाई तक वे आपे में नहीं और नीना के जाते ही हफ्तों खाट साई, पिराते हाथ पांव और टूटता बदन। मां ने करवट बदली, वही थकान और वही दर्द। कब गई मेरी नीना, कब आएगी मेरी बेटी, मेरी आंख की पुतरी। वे बिलाप सा करने लगी। उनकी आंख खुल गई। अपने आप पर भौचक हो गई वे। यह सब क्या देखने लगी हैं? कहाँ नीना, कहाँ उसकी शादी? इन बखेड़ों में कैसे आप हंसी? इन यादों को झटक वे पुनः सोने की कोशिश करने लगी। कल उनके जिम्मे बहुत काम है। घर को नए सिरे से स्थिर करना है। मां की आंखें फिर मुंदी अधमुंदी हो गईं। कल के काम उनके जहन में भरे थे। यहां से जाने के बाद घर गृहस्थी का सिलसिला एकदम टूट गया था। अपने रसोई पानी के प्रबंध से लेकर घर का पूरा प्रबंध उन्हें करना था। कल तो टोला पड़ोस की औरतों से मिलने से ही फुर्सत नहीं रहेगी। इस बीच गांव में क्या क्या हुआ, पूरे गांव का हाल भी उन्हें जानना है। खेत के मनीदार को भी बदलना है। यहां नहीं रहने से ही वह पूरा मनी नहीं देता था, कह देता सूखा पड़ गया। अचानक मां को लगा कि उनके पलंग के समीप कोई खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा। सफेद धोती कुर्ता पहने उनके पति पास ही खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अक्सर उन्हें पलंग पर सोते देख बिना जगाए वे चुपचाप उनके पास खड़े हो जाते थे। कहते, सोते हुए तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। वे हड़बड़ाकर उठ बैठी। कब आए आप? पर कोई जवाब नहीं। वहां कोई नहीं था। यथार्थ का बोध होते ही वे विस्मित हो उठी। यह क्या देखा उन्होंने? उनकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगीं। कहाँ गए वे? पर पति तो दीवार पर टंगी तस्वीर से पूर्ववत झांक रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। अभी एकदम हूबहू अपने पति को ही देखा था। वह भ्रम नहीं हो सकता। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे रोमांचित हो उठी। फिर अपने मन को पुनः शांत सहज बना लेट गईं। दिवंगत पति को देखना भ्रम नहीं तो और क्या हो सकता है?
थोड़ी देर बाद मां की आंख पुनः लग गई, लेकिन मां को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सोई नहीं, जागी ही हैं। इस बार उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि बाथरूम से पति ने उन्हें पुकारा है। सुनती हो, जल्दबाजी में तौलिया छूट गया है, जरा जल्दी देना। अभी आई। यह कहते हुए वे पलंग से उतरने लगीं, मगर यथार्थ का भान होते ही उनके पांव थम गए। वे फिर चौंक गईं। उनका मन फिर रोमांचित हो उठा। क्या यह भी भ्रम था? यह आवाज तो बिल्कुल उनके पति की ही थी। बाथरूम उनके कमरे के बिल्कुल सामने ही था। उन्होंने अपने कमरे से ही देखा, बाथरूम का दरवाजा खुला था, वहां कोई नहीं था। उनका मन आतंकित हो उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उचित दाह संस्कार के अभाव में उनके पति की आत्मा इस घर में ही मंडरा रही हो। लेकिन यह नहीं हो सकता। पंडित के कहे अनुसार उन्होंने अच्छी तरह उनका क्रियाकर्म संपन्न किया था। अपने मन को समझा बुझाकर मां पुनः पलंग पर उठंग गईं। इस घर के साथ पति की स्मृतियां जुड़ी हैं, इसीलिए उनकी यादें बरबस आ जाती हैं। वे पुनः सोने का उपक्रम करने लगी। शायद फिर उनकी आंख लग गई, लेकिन फिर पति आ गए। रात अधिक हो गई जान तथा उन्हें गहरी नींद पड़ी देख पति चुपके से उनकी बगल में आ सोए। स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान अक्सर उनके साथ ऐसा होता था। उनके गांव से दूर पड़ने वाले स्कूल में प्रतिदिन आने जाने से दिन में उन्हें समय नहीं मिल पाता था। रात में ही उत्तर पुस्तिकाओं को वे जांचते। पूर्व की भांति बिस्तरे पर उनकी उपस्थिति का बोध होते ही वे पूछ उठी। मेज पर दूध का गिलास रखाई थी, पी लिया है ना? लेकिन उनके कथन के जवाब में जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो उनकी आंख खुल गई। वे फिर चिढ़ा उठी। उनकी बगल में कोई नहीं था। एक चूहा उनके पलंग की पाटी पर रेंग रहा था, जो उन्हें जाग गया देख कूदकर भाग चला था। उनका मन कुछ कुछ भयभीत सा हो गया। अपने गुरुजी द्वारा दिया गया मंत्र मन ही मन जपते हुए उन्होंने पुनः अपने को संयत कर लिया। उन्हें इस तरह अतीत में नहीं खोना चाहिए। अपने शरीर को ढीला कर और आंख मूंद वे पुनः सोने की कोशिश करने लगी। फिर वे जान भी नहीं सकी कि कब उनकी आंख लग गई। इस बुढ़ापे में ना तो आंख लगते देर लगती है, ना खुलते। इस बार अपने पति के जूतों की आवाज उन्हें साफ सुनाई पड़ी। उनके कान खड़े हो गए। स्कूल से दरवाजे पर आ गए हैं पति। उनके जूतों की आवाज वह बिल्कुल पहचानती थी। फिर उनकी चिरपरिचित पुकार भी सुनाई पड़ी। सुनती हो? कहाँ हो? मैं आ गया हूं, खोलो दरवाजा। यह आवाज भ्रम नहीं हो सकती। एकदम आ गए हैं पति। वे तेजी से पलंग से उतर पड़ी, फिर अपने कमरे से निकल बाहर के दरवाजे की ओर चल पड़ी। आंगन में पहुंच उन्होंने देखा चबूतरे पर एक बिल्ली बैठी थी, जो उन पर नजर पड़ते ही उछलकर छप्पर पर चढ़ गई। दरवाजे के पास जाकर उन्होंने पाया कहीं कोई नहीं था। रात के सन्नाटे में पूरा घर आंगन झाएं झाएं और भाएं भाएं कर रहा था। वे कुछ आतंकित सी हो उठी। यह सब क्या हो रहा है उनके साथ? क्यों हो रहा है? फिर अपने को समझाया, इस घर में कभी अकेले नहीं रही हैं और लंबे समय बाद यहां लौटी हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कल से सब ठीक हो जाएगा। कल से मुन्नी को भी घर के अंदर ही एक कमरे में रख लेंगी। उसके अंदर आने से घर भरा लगेगा। और अपने बिस्तरे पर पहुंचकर अपने गुरुजी का मंत्र पुनः जपते हुए वे सोने की चेष्टा करने लगी। सुबह एकदम तड़के ही मुन्नी उठ गई थी। वर्षों बाद मालकिन घर आई हैं, उन्हें कोई असुविधा न हो। वह सीधे मालकिन के पास चल पड़ी। दरवाजे से आंगन में पहुंच मालकिन के कमरे के पास वह खड़ी हो गई। थकी हारी मालकिन अभी सोई हैं, जगाने की जरूरत नहीं। लेकिन मालकिन इस तरह औंधे मुंह क्यों सोई हैं? उनके मुंह से यह कैसी लार बह रही है? मुन्नी का मन शंकित हो उठा तथा उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। तेजी से कमरे में प्रवेश कर उसने मालकिन को सीधा किया। मालकिन, मालकिन। लेकिन मालकिन का माथा एक ओर ढरक गया। उनके हाथ पांव इधर उधर बिखर गए। उन्हें पकड़कर मुन्नी जार बेजार हो विलाप करने लगी। ई का हो गयो मालकिन, ई का हो गयो?
अब हम बबुआ लोगन का जवाब देबो। मौतिया तोहरा का एहजा खींच लायो मलकिन, मौतिया खींच लायो। इधर टोला पड़ोस की औरतें उनसे मिलने के लिए अपने अपने घरों से चल पड़ी थीं। रात ही उनके आगमन की सूचना सबको मिल गई थी। राधाचरण वो तो दूर से ही पुकारती आ रही थी, कब अइलू हो रविरंजन की माए, शहर जाके एकदम शहरिये बन गए लू, अपना गांव घर के ऐसे बिसराए देहलू। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।